हेलो स्टूडेंट, शुभम लेक्चरर चैनल पर आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में हमने 30 क्वेश्चन को लिया है हिंदी साहित्य के, जिसके आंसर को हम समझेंगे। अगर ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बहुविकल्पीय में पूछा जाता है तो भी आप इसका आंसर आसानी से लिख देंगे। अगर आपका इस प्रकार से पूछा जाता है तो भी आप इसका आंसर आसानी से लिख देंगे। ठीक है, तो क्लास 12 में ये 10 नंबर का पूछा जाता है। तो अगर आपको भी क्लियर करना है 10 नंबर, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस सभी का आंसर और क्वेश्चन के साथ मैं पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप लोग वीडियो देखने के बाद जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। तो देखिए क्या है, यहाँ मैंने 30 क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लाइक का टारगेट है 1000 यानी कि 1000 लाइक्स का। तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा ताकि मैं आपके लिए ऐसे वीडियो लगातार बनाता रहूं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपका आता है कि दोहा कोश के रचनाकार हैं। ठीक है, तो दोहा कोश को किसने लिखा है, इसके रचनाकार कौन हैं? तो इसके रचनाकार हैं सरहपा। ठीक है, दोहा कोश के रचनाकार कौन है? सरहपा। तो अगर आपके बोर्ड एग्जाम में ये बहुविकल्पीय प्रश्न में पूछा जाता है तो आप आसानी से लिख देंगे, अगर आपको एक्चुअल आंसर पता होगा तब। ठीक है, दूसरा देखिए, जायसी का पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? यानी कि जो जायसी का पद्मावत है वो किस भाषा में लिखा गया है? तो वो लिखा गया अवधी में। ठीक है, तो आपका दूसरा क्वेश्चन है। तो ऐसे आप लोग लिख सकते हैं। तीसरा देखिए, रुनकता नामक स्थान संबंधित है। तो रुनकता नामक स्थान किस कवि से संबंधित है? ठीक है, किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है सूरदास से। अगर आपने इनकी जीवनी पढ़ी है तो आपको पता होगा, ठीक है, कि इनका जन्म रुनकता में हुआ था। तो सूरदास से ये संबंधित है। ठीक है, अगर ये बहुविकल्पीय में आता है सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास, तो आप सूरदास को लगा दीजिएगा क्योंकि यही इसका राइट और एक्चुअल आंसर है। ठीक है, तो ऐसे आप लोगों को करना है। चौथा देखिए हमारा क्या है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। तो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है आपका प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास। ठीक है, उसके बाद देखिए पांचवा हमारा क्या है, हरियोध का जन्म स्थान है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध का जन्म स्थान कहाँ है? ये क्लास 12 में एक चैप्टर है, ठीक है, पवन दूतिका, उसके ये कवि हैं। तो देखिए हरियोध का जन्म स्थान जो है वो है निजामाबाद। तो जब आप इनका पढ़ेंगे निजामाबाद, ठीक है, जब आप इनकी जीवनी पढ़ेंगे, जीवन परिचय, तो आपको ये पता चल जाएगा। पांचवा है आपका। ठीक है, तो छठवां देखिए आपका क्या क्वेश्चन है, अज्ञेय ने तार सप्तक का प्रकाशन किया। अज्ञेय कौन है? सच्चिदानंद वात्स्यानंद ठीक है, अज्ञेय। तो देखिए अज्ञेय ने तार सप्तक का प्रकाशन किस वर्ष किया है? तो उन्होंने किया है सन 1943 में। सन 1943 में। ठीक है, यानी कि अज्ञेय ने तार सप्तक का प्रकाशन कब किया? 1943। देखिए तार, ठीक है, इससे आप आइडिया लगा सकते हैं 43। तो आगे तारा है वहां पर भी और यहाँ पर भी है। ठीक है, तो तार सप्तक और 43। ठीक है, आगे देखिए क्या है, सातवां, विनय पत्रिका किस भाषा की कृति है? यानी कि विनय पत्रिका जो है ये किस भाषा की रचना है, किस भाषा की कृति है? तो ये जो आपका है वो है ब्रज भाषा। ठीक है, ब्रज भाषा। तो विनय पत्रिका जो है ये ब्रज भाषा में लिखा गया है। आगे देखिए, कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। ये आपके बहुविकल्पीय में भी पूछा जाता है। ये सभी क्वेश्चन आ सकते हैं बहुविकल्पीय में अगर आप क्लास 12 में हैं। तो देखिए कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है, किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है केशव को। केशव को, ठीक है, ये नाम है केशव को ही कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। अब देखिए हमारा 8वां क्वेश्चन था। हमारा 9वां क्वेश्चन क्या है, सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस रचना पर मिला था? यानी कि सुमित्रा नंदन पंत जी जो थी उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना के कारण मिला था, किस रचना पर मिला था? तो उसका नाम है चिदम्बरा। ठीक है, इसी रचना पर जो है सुमित्रा नंदन जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। आगे देखिए हमारा 10वां क्वेश्चन है कि कामायनी महाकाव्य में सर्गों की संख्या है। जो कामायनी महाकाव्य है उसमें कितने सर्ग हैं? ठीक है, तो 10वें क्वेश्चन का आपका आंसर होगा 15। तो कामायनी महाकाव्य में 15 सर्ग हैं। ठीक है, तो इसको लिखा है जयशंकर प्रसाद जी ने। आगे देखिए 12वां क्या है, 11वां क्वेश्चन क्या है? ठीक है, साकेत की नायिका हैं। यानी जो साकेत महाकाव्य है इसकी नायिका कौन है? ठीक है, तो इसमें जो नायिका बनाया गया है वो है उर्मिला। ठीक है, यानी कि ये साकेत महाकाव्य की नायिका हैं। ठीक है, इन पर ये आधारित है साकेत महाकाव्य। तो साकेत की नायिका कौन है? उर्मिला। तो देखिए 12वां क्या है, रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। तो जो रामधारी सिंह दिनकर जी थे उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला था? ठीक है, तो वो है आपका उर्वशी। उर्वशी पर
इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, तो रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस पर मिला है? उर्वशी पर, और सुमित्रा नंदन पंत जी को चिदम्बरा पर। ठीक है, 13वां क्वेश्चन हमारा क्या आता है कि दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। दूसरा सप्तक एक है, जैसे आपने तार सप्तक पढ़ा वैसे दूसरा सप्तक है। ठीक है, तो इसका प्रकाशन वर्ष है 1951 ईस्वी। ठीक है, तार सप्तक का क्या था? 1943 ईस्वी, तो इसका 1951। ठीक है, अब देखिए आगे हमारा 14वां क्वेश्चन आता है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध की रचना है। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध जी की जो एक रचना है वो है प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास, ठीक है, प्रिय प्रवास जो है ये अयोध्या सिंह उपाध्याय जी की एक रचना। आप किसी भी रचना को लिख सकते हैं अगर आता है। आगे देखिए 15वां क्या, संसद से सड़क तक किस कवि की रचना है? यानी कि संसद से सड़क तक जो है ये किस कवि ने लिखा है, किस कवि की रचना है? तो ये जो इनके रचनाकार का नाम है वो है धूमिल। ठीक है, ये एक रचनाकार हैं धूमिल, जिन्होंने संसद से सड़क तक की रचना की थी। ठीक है, इसके कवि हैं धूमिल। आगे देखिए जो हमारा 16वां क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। तो हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है? तो मैंने आपको बताया था सरहपा। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? दोहा कोश के रचनाकार थे और इन्हीं को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। तो ये आपका सही है, ये आपका हो जाएगा आंसर। उसके बाद देखिए 17वां क्वेश्चन हमारा है कि मैथिली शरण गुप्त की रचना है। तो मैथिली शरण गुप्त की कई रचनाएं हैं, जिनमें से एक है आपका साकेत, जो कि मैंने अभी ऊपर आपको बताया। ठीक है, बहुविकल्पीय में पूछा जा सकता है इनमें से कौन से मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। तो साकेत अगर आंसर है आपका ऑप्शन तो आप इसे टिक कर सकते हैं। तो साकेत की नायिका इन्होंने किसको बनाया था? तो उर्मिला, जो मैंने ऊपर आपको बताया। उसके बाद में मैथिली शरण गुप्त की रचना है साकेत। ठीक है, 17वां क्वेश्चन था। अब हम देखेंगे अपना 18वां। ठीक है, तो देखिए हमारा 18वां क्वेश्चन क्या है कि पंत जी की किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था? यानी कि सुमित्रा नंदन पंत जी जो थी उनकी किस रचना पर उसे ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था? तो ये आपका जो है चिदम्बरा। ठीक है, ये इसका सही आंसर होगा। तो ये मैंने अभी आपको ऊपर बताया है। ठीक है, तो डिफॉल्ट हो गया, यानी कि ये मैंने उल्टा आपको बताया था कि चिदम्बरा यानी कि पंत जी की किस रचना पर उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। तो ये है आपका चिदम्बरा। ठीक है, इनकी रचना है। तो ये मैंने अभी एक बार और बताया है। ठीक है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं। 19वां देखिए, हिंदी साहित्य के किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? तो हिंदी साहित्य के किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? तो वो है आपका भक्ति काल। भक्ति काल। ठीक है, तो हिंदी साहित्य का जो भक्ति काल है उसी को हम स्वर्ण युग के नाम से भी जानते हैं। तो ये आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए कि चित्राधार काव्य की भाषा है। जो चित्राधार लिखा गया है वो किस भाषा में लिखा गया? तो वो है आपका ब्रज भाषा। ठीक है, ये इसका सही आंसर होगा। इसके बाद देखिए 21वां क्या है, कितनी नावों में कितनी बार काव्य कृति के रचनाकार कौन है? यानी कि किसकी काव्य कृति है ये? तो इसका सही आंसर होगा, थोड़ा बड़ा है, इसको लिख दीजिए सच्चिदानंद। वैसे आप शॉर्ट में अज्ञेय लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन इनका पूरा नाम हम लिख देते हैं हीरानंद वात्स्यायन, और इनके जो शॉर्ट नाम है वो है अज्ञेय। ठीक है, इनकी ये रचना है। आप याद रखिएगा कि कितनी नावों में कितनी बार काव्य कृति जो है वो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी की रचना है। आगे देखिए 22 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि खुमान रासो के रचयिता कौन है? तो इसका सही आंसर होगा दलपति विजय। ठीक है, ये खुमान रासो के रचयिता है, यानी कि इन्होंने इनकी रचना की थी। तो खुमान रासो की रचना किसने की थी? दलपति विजय, ये एक नाम है। ठीक है, 23वां देखिए वैदेही वनवास काव्य कृति है। तो 23 नंबर जो है ये आपकी कौन सी काव्य कृति है? तो ये है आपका महाकाव्य। वैदेही वनवास एक महाकाव्य है। आगे देखिए हमारा 24 नंबर क्वेश्चन आता है कि हरिश्चंद्र पत्रिका के संपादक थे या फिर कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक कौन थे? दोनों क्वेश्चन आ सकता है, तो आप लिख सकते हैं इसका सही आंसर होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, सही आंसर ये आपका हो जाएगा। वैसे क्वेश्चन से भी लग रहा है हरिश्चंद्र पत्रिका, तो यानी कि इसका सही आंसर होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। अब देखिए 25 नंबर हमारा क्वेश्चन आता है कि विनय पत्रिका के रचनाकार कौन है? ठीक है, तो 25 नंबर का जो आंसर होगा आपका वो है तुलसीदास। तुलसीदास जी जो हैं वो विनय पत्रिका का उन्होंने संपादन किया था। तो विनय पत्रिका के संपादन है तुलसीदास, संपादक हैं या रचनाकार हैं। ठीक है, आगे देखिए हिंदी साहित्य के किस काल को श्रृंगार काल कहा जाता है? यानी कि हिंदी साहित्य का ऐसा कौन सा काल है जिसे हम श्रृंगार काल से जानते हैं? तो रीति काल है। स्वर्ण युग को
किस काल को स्वर्ण युग के नाम से जानते हैं, तो उससे कह सकते हैं भक्ति काल। ठीक है। 27वां देखिए यामा रचना है। यामा किसकी रचना है, तो वो है महादेवी वर्मा जी की, महादेवी वर्मा, ठीक है की। आगे देखिए आपका क्या 28 नंबर क्वेश्चन है कि कीर्ति लता के रचनाकार कौन है, तो कीर्ति लता के रचनाकार हैं आपके विद्यापति। ठीक है, इन्होंने जो है कीर्ति लता की रचना की थी। अब देखिए 29 नंबर क्वेश्चन है कि चुभते चौपदे के रचनाकार कौन है, तो इसके जो रचनाकार हैं वो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध। तो अगर आप क्लास 12 में, तो आपको ये अध्याय जब आप पढ़ेंगे, ठीक है, अयोध्या सिंह उपाध्याय, ठीक है, या फिर आप शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं हरियोध। तो चुभते चौबते के रचनाकार हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध। ठीक है, तो ये आपका 29 का सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए हमारा 30 नंबर क्वेश्चन आता है कि कवि हरियोध का रस है, यानी कि किस रस में ये ज़्यादा रचना करते थे, किस रस को लेकर, तो वो है आपका करुण रस, करुण रस। ठीक है, तो किस रस, मतलब कवि हरियोध जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध जी हैं, वो किस, उनका रस क्या है। ठीक है, यानी कि रस मैंने आपको पढ़ा है करुण रस, आसु रस, तो ये जो है रचनाएं अपनी करुण रस में ज़्यादातर किया करते थे, तो करुण रस इसका सही आंसर हो जाएगा। वैसे मैंने आपको रस, छंद एंड अलंकार एक ही वीडियो में समझाया है, तो अगर आप देखना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग जाकर देख लीजिएगा, आपका तीनों क्लियर हो जाएगा, रस, छंद एंड अलंकार तीनों। ठीक है, मैंने एक ही वीडियो में आपको समझाया है, थोड़ा बड़ा है लेकिन आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आई होप कि आपको ये पूरा अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, और कोई भी टॉपिक है पर आप वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, आप लोग PDF जाकर डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर लीजिएगा।